हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है जर्नल एंट्रीज। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको टाइप नंबर 1 करवाया था। टाइप नंबर 1 के अंदर हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज थी। जैसे मिस्टर एक्स ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें एंट्री आ रही थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोगों ने परचेज किए गुड फॉर कैश तो एंट्री हो रही थी बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर परचेज किए गए थे गुड्स क्रेडिट पे, उधार पे, तो एंट्री आई थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर आपने गुड्स सेल करे थे कैश पे तो एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर आपने गुड्स को उधार पे सेल किया था तो एंट्री आई थी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर एडिशनल कैपिटल थी, मतलब अगर ऑनर साल के बीच में दोबारा से पैसे लगाता था तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर ड्रॉइंग्स की एंट्री थी, मतलब अगर ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर कोई हम लोगों ने बेटे एक्सपेंस पे किया था, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो एंट्री हो जाती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। इनकम में आपका रेंटल इनकम आ सकती है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, इंटरेस्ट इनकम आ सकता है कि अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, डिविडेंड इनकम आ सकती है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं तो वो हो जाता था। समझ पा रहे हो? अब बेसिकली हमारे पास आ जाएगी टाइप नंबर 2 जर्नल एंट्रीज। टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा मतलब अब ना लेवल बढ़ता जाएगा। लाइक टाइप नंबर 1 बिल्कुल बेसिक, उसमें बिल्कुल मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की हेल्प से बताए थे। अब टाइप नंबर 2 में मैं थोड़ा सा एज्यूम करके चलूंगा कि आपको पुरानी वाली बातें जो है वो याद है। तो जैसे यहां पर आपके पास आ रहा है, अच्छा ये जो आपके पास स्पेशल एंट्रीज हैं लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी 4 स्पेशल आइटम होती हैं। मैंने आपको ये वाली चीज अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करवाई थी, मैंने ये वाली चीज आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी करवाई थी। एक बार रिपीट कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली और अभी तक एनडीपीएल को उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, तो वो एक्सपेंस आपके लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। अगर मान लीजिए कि आपने पूरे महीने अपना फोन यूज कर लिया, पूरे महीने अपना टाटा स्काई यूज कर लिया, पूरे महीने आपने इंटरनेट की सर्विस यूज कर ली, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो वो खर्चा आपके लिए क्या बन जाएगा बेटे? आउटस्टैंडिंग। दैट इज एक्सपेंस ड्यू। ड्यू मतलब कि आपने उसकी सर्विसेज अवेल कर ली हैं बट नॉट पेड, लेकिन आपने पेमेंट नहीं दिया। तो कोई भी चीज अगर फ्यूचर में आपके लिए ड्यूटी बने, ऑब्लिगेशन बने, तो वो आपके लिए बेटे लाइबिलिटी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अंदर से हमें पता है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारा एक लाइबिलिटी है। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस का एक और नाम भी था, याद है आपको? सर प्रीपेड एक्सपेंस का नाम था अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, अनएक्सपायर्ड। यहां पर विजिबल नहीं है, हटा देता हूं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है जी। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जैसे कि अगर आपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया 3 महीने का, अभी आपने सर्विसेज उसकी अवेल नहीं करी, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड, लाइक एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। तो कहीं ना कहीं अंदर में मन में आपको पता है कि वो एक एसेट है। फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। लाइक आपने सामने वाले का पूरा काम कर दिया लेकिन अभी आपको सामने वाले व्यक्ति ने पैसे दिए नहीं, तो वो आपकी इनकम ड्यू हो गई लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई, तो बेटे वो होती है एसेट। कोई भी चीज अगर आपको फ्यूचर में फायदा दे तो वो एसेट है। कोई भी चीज अगर फ्यूचर में आपके लिए ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन बने तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। ऐसी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका एक और नाम भी होता था, इसे बोलते थे अनअर्न्ड इनकम। कि अगर आपको किसी ने, सामने वाले ने एडवांस दे दिया लेकिन अभी आपने उनका काम नहीं किया, तो वो जो आपको पैसे अभी मिले वो आपका एक तरीके से लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, इन एंट्री को करने का, फ्रेम करने का बड़ा प्यारा तरीका है, बता देते हैं। सर वो तरीका क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट। और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो एक बात बताइए, इन स्पेशल टाइप के जो अकाउंट है उनकी एंट्री पता है कैसे बनेगी? ऐसे
कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, रेंट का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो सकता है, टेलीफोन बिल का हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट मतलब पहले इसको क्रेडिट साइड में लिख दो, तो यहां आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को बुक्स में शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग नाम डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको ट्रिक से करना पड़ता है, ये लीजिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा यहां देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, यहां पर एग्जांपल लिया रेंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका एक एसेट है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और उसको अगर बुक में रिकॉर्ड करना है तो करना पड़ेगा डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कि प्रीपेड एक्सपेंस, लेट अस सपोज की रेंट है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, एसेट है, तो पहले तो प्रीपेड रेंट को डेबिट में लिख दो। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट में लिखा था क्योंकि लाइबिलिटी है, वैसे ही प्रीपेड रेंट को हम लोग डेबिट में लिखेंगे क्योंकि वो एक एसेट है, और कॉरेस्पॉन्डिंग नाम क्रेडिट हो जाएगा, तो टू आ जाएगा रेंट अकाउंट, अमाउंट जो भी हो। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर एग्जांपल लेकर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर अभी इंटरेस्ट है तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो एंट्री हो जाती रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आउटस्टैंडिंग होता तो एंट्री हो जाती इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू में आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ठीक है, अब आ रहा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जैसे कि मतलब एसेट होता है, मान लीजिए रेंट है, अगर मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है और पूरा महीना हो चुका है लेकिन सामने वाले ने अभी हमें पेमेंट नहीं दी, तो हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो गया एक्रूड रेंट के हिसाब से, तो डेबिट बैलेंस होता है। लिखो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड। सर डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट है। यहां पर क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि लाइबिलिटी है। तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अगर मान लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट होता तो एंट्री हो जाती है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। तो सिंपल सा है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर वो एसेट है तो डेबिट में लिख दो, अगर वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिख दो, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग नाम है, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम जैसे कि अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसका नाम है इंटरेस्ट, अगर एक्रूड रेंट है तो उसका नाम है रेंट, अगर एक्रूड डिविडेंड है तो उसका नाम है डिविडेंड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग नाम मतलब कि जो भी उसका ओरिजिनल नाम है वो ऑपोजिट जगह पे चला जाएगा। जैसे अगर वो लाइबिलिटी है प्रीपेड, मतलब प्रीपेड एक एसेट है तो आपने डेबिट पे लिख दिया, अगर आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी है तो आपने क्रेडिट पे लिख दिया। तो जहां पर भी आप पहले लिख रहे हो एसेट या लाइबिलिटी का नेचर देख के उसका नाम ऑपोजिट साइड पे उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है जी, तो ये वाला खुद से ट्राई करोगे, एक बारी खुद से ट्राई करिए। ये वाला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां पर मान लीजिए इंटरेस्ट है आपका, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो यहां पर पहले क्रेडिट लिख दो, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नाम, नाम क्या है इसका, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को डेबिट लिख दो। तो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात, आप पहले ये देखिए कि उसका नेचर क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, सर क्रेडिट है, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। यहां देखो एक बारी, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। जैसे इंटरेस्ट था तो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट पे लिख दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग नाम उसका डेबिट पे। जैसे मान लो कि अगर यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ना होता, आउटस्टैंडिंग रेंट होता, तो एंट्री क्या हो जाती, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है तो शो कर दिया और उसका नाम हमने ऑपोजिट साइड पे लिख दिया। अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है कि मैंने पेमेंट कर दी लेकिन मुझे भी सर्विसेज नहीं मिली, तो बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हमने एग्जांपल लिया कि अगर मान लो प्रीपेड रेंट होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एसेट है और नाम इसका क्या है, रेंट, तो रेंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर मान लीजिए ये प्रीपेड रेंट नहीं होता, अगर ये प्रीपेड इंटरेस्ट होता तो एंट्री क्या होती, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू में इंटरेस्ट अकाउंट। ऐसे ही एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। लाइक मैंने किसी का काम कर दिया लेकिन सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो एसेट है। तो हमने एग्जांपल लिया रेंट का, मतलब मान लीजिए कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, तो लैंडलॉर्ड हूं अगर तो इन दैट केस मैंने सामने वाले को प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई, और अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई तो मुझे जो इनकम आएगी वो आएगी रेंटल इनकम। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू में आपके पास रेंट अकाउंट। अब एक बात बताइए, यहां पर अगर एक्रूड रेंट नहीं होता, एक्रूड इंटरेस्ट होता, तो एंट्री क्या करते,
एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? तो ये 4 स्पेशल वाली एंट्रीज बेटे समझ में आ जाती हैं आपको। तो हम एंट्री नंबर 5 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 5 कहता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जब भी टैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो रेगुलर यूज की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, अगर डैमेज हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो वैल्यू बदल जाती है, मतलब कम हो जाती है, अगर पैसेज ऑफ टाइम हो गया, यूजेस हो गए, टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया, डैमेज और वगैरह हो गया, तो टैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो डेप्रीसिएशन, इनटैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एमोर्टाइजेशन, और अगर आपके वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसे बोलते हैं डिप्लीशन। वेस्टिंग एसेट जैसे कोल माइंस हो गए, आयरन और माइंस हो गए, जैसे अगर कोयले की खान हो गई, उनको अगर कंपनी ने वहां से अपना मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद कोल माइंस उनके लिए वेस्ट है तो उन्हें बोला जाता है वेस्टिंग एसेट। नॉर्मली ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो वैसे वो वेस्ट नहीं है लेकिन कंपनी के लिए वेस्ट है। तो डेप्रीसिएशन आपका मतलब क्या है? सर डेप्रीसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक्सपेंस या फिर लॉस है, और एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड। सर आप डेप्रीसिएशन को डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट, और एसेट की वैल्यू में गिरावट मतलब रिडक्शन मतलब एक्सपेंस या फिर लॉस, और एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो मैंने डेप्रीसिएशन को डेबिट कर दिया। अब मुझे बताओ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और फिक्स एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और डेबिट वाला अगर कम होगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। अब आपको पता है किस चीज पे ध्यान देना है कि कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों, कोई अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्यों। तो यहां पर डेप्रीसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है, इसका अगर आपके पास रीजन होगा, लॉजिक होगा, तो आपको जनरल एंट्री समझ में आ रहा है। कोई आपसे पूछ रहा है कि बेटे डेप्रीसिएशन डेबिट क्यों हुआ, तुम बताओ। क्योंकि सर एक्सपेंस है, लॉस है, और एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। बेटे फिक्स एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है, तुम बताओ। क्योंकि सर डेप्रीसिएशन की वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और सर एसेट की बैलेंस होता है डेबिट, और अगर वो रिड्यूस होगा तो करेंगे क्रेडिट। अगला बैड डेट। बैड डेट जानते हैं आप क्या होता है? बैड डेट होता है अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। मान लीजिए कि मैंने किसी को गुड्स उधार पे बेचे, उसने बोला कि सर मैं आपको पेमेंट 2 या 3 महीने के बाद दे दूंगा। 2 या 3 महीने के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता, या हिंदी में उसको बोलते हैं जिसका दिवालिया निकल गया, कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, लाइबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो गई, बैंकरप्ट हो गया, तो इन दैट केस वो पैसा हमारा डूब जाता है, बैड डेट। अब मुझे बताओ बैड डेट आपका लॉस है, आपका पैसा डूब गया, लॉस है, और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो रिकॉर्ड करने के लिए बैड डेट्स को क्या करेंगे आप? डेबिट। अब कोई आपसे पूछे बेटे एक बात बताओ, आपके पापा पूछे, आपकी मम्मी पूछे, बेटे एक बात बताओ ये बैड डेट डेबिट क्यों किया, क्या बोलोगे? पापा ये बैड डेट जो है वो लॉस है, या मम्मी बैड डेट जो है वो लॉस है, और लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट वाला रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे? अब मुझे बताओ बैड डेट का प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा? हमारे डेटर्स कम हो गए, नहीं समझे। जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का 10 कस्टमर्स को उधार दे रखा था, एग्जाम्पल, तो मतलब 1 लाख रुपए मुझे फ्यूचर में मिलने थे। अब उसमें से एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, एक डेटर जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे। तो पहले मेरे डेटर कितने के थे? 1 लाख के। अब 10,000 के डेटर क्या हो गए? डूब गए। तो अब मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 90,000। तो पहले डेटर कितने के थे? 1 लाख। अब डेटर कितने के हो गए? 90,000। तो डेटर कितने से कम हो गए? 10,000। तो डेटर कितने से कम हो गए? डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और डेबिट वाला अगर कम हो गया तो बहुत बढ़िया, क्रेडिट। यहां तक समझ में आ गया? देखिए एक बार बेटा, जर्नल एंट्री अगर आपको, देखिए 2 तरीके होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो जर्नल एंट्री करनी सिखाते हैं, और कुछ टीचर होते हैं जो जर्नल एंट्री फ्रेम करनी सिखाते हैं कि बनती कैसे है। अगर आपने जर्नल एंट्री को फ्रेम करना सीख लिया, बनाना सीख लिया, तो फिर आपको 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, सीएस, सीएम में, बीएमएस, कुछ भी कर लो, हर जगह पे आपको यूजफुल रहेगा। क्लियर है यहां तक? बैड डेट रिकवर्ड।
सर बैड डेट रिकवर्ड मतलब पहले पैसा डूब गया था, अब सामने वाले का जमीर जाग गया और वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया, वो पैसे दे रहा है। सर ऐसे कैसे, जो पैसा डूब गया, लॉस हो गया, तो सामने वाला क्यों देगा? एक कहानी सुनाऊं। जैसे मान लो कि मैंने एक व्यक्ति को उधार दिया, मान लो वो भी बिजनेसमैन था। जैसे मान लो कि मैं जो हूं, मेरी कंपनी है टाटा वोल्टास, हम एसीज बनाते हैं, राइट, हमारी एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, हम विजय सेल्स को एसीज वगैरह देते हैं। अब क्या हुआ कि विजय सेल्स को हम एसीज बेचते थे, विजय सेल्स आगे कस्टमर को बेचता था, लेकिन रिसेशन हुआ, दिक्कत हो गई मार्केट में, तो विजय सेल्स जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इन दैट केस हमारा पैसा, मतलब हम कौन है, टाटा वोल्टास, हमारा पैसा डूब गया। अब क्या हुआ, बैड डेट हो गया। अब क्या हुआ कि विजय सेल्स ने 1 साल के अंदर दोबारा मेहनत करी, मुशक्कत करी, पैसे जोड़े और वापस से अपना शोरूम खड़ा कर लिया। अब विजय सेल्स को वापस से मेरे साथ डील करना है, अगर टाटा वोल्टास का एसी बेचना है, तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि सर एसीज और भेज दो। मैंने कहा बोला भाई पहले का उधार पहले दो। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा। कह रहे हैं कि ठीक है, तो वो हो जाता है आपका क्या, बैड डेट रिकवर्ड। कहने का मतलब सामने वाले का हो सकता है जमीर जाग जाए, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन अगर उसको दोबारा से उस बिजनेस के अंदर एंटर करना है जिसको उसने छोड़ दिया था इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो उसको वापस से उन्हीं लोगों के साथ डील करना पड़ेगा जिनके साथ वो पहले डील करता था। तो उसके चक्कर में वो पैसे हमें दे देगा। मुझे बताओ, सामने वाला मुझे पैसे दे रहा है, जब मैंने बैड डेट को लॉस माना तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम मानूंगा? नहीं समझ रहे। अगर मैंने बैड डेट्स को, कहां गया, अगर मैंने बैड डेट को लॉस माना तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम मानूंगा। मुझे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट, कैश, दोबारा देखना एक्शन, पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैड डेट रिकवर्ड मेरा क्या मानना है, इनकम। रीजन, क्योंकि बैड डेट अगर हमारे लॉस होते हैं तो बैड डेट रिकवर्ड मेरा इनकम। सर बैड डेट रिकवर्ड इनकम कैसे हो सकता है? बेटे एक बात बताओ, मैंने पहले इसको लॉस मान लिया था, अब वो मेरे लिए तो मर चुका ना, खत्म हो चुका, अब पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर भूले भटके अगर वो पैसा आ गया, मैं सोच रहा था वो पैसा मर गया, खत्म हो गया, अब वो पैसा आ गया, मेरे साथ बोलो, मैं सोच रहा था कि पैसा वो मर चुका है लेकिन वो पैसा आ गया, तो मैं क्या मानूंगा, इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यहां पर अमाउंट जितने भी क्वेश्चन में दिए होंगे वो हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटे। देखिए गुड्स वैसे तो हम लोग अपने सेल करते हैं, लेकिन कई बार गुड्स को ऑनर पर्सनल यूज के लिए लेके चला जाता है। सर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ऑनर क्या करता है? बेटे मान लो फर्नीचर की शॉप है, उसमें हम लोगों ने एक सोफा बनाया, बेटा यहां पर वो पैसा, अब बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर कैश क्यों लिखा, डेटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर पैसा वो दे रहा है, प्रॉमिस नहीं कर रहा देने का, वो पैसा दे रहा है ऑन द स्पॉट। अच्छा एक बात बताओ, उस व्यक्ति से पहले पैसा डूब गया था, अब वो वापस से अगर बिजनेस करने के लिए आएगा तो क्या तुम उसके प्रॉमिस पे विश्वास कर लोगे, या वो जब तुम्हारे हाथ में कैश रखेगा तब विश्वास करोगे? जब कैश रखेगा। तो बैड डेट रिकवर्ड का मतलब ये है कि यू आर रिसीविंग कैश, यू आर गोइंग टू रिसीव, यू आर रिसीविंग कैश, यू आर गोइंग टू रिसीव, यू आर रिसीविंग कैश, आपको अभी कैश मिल रहा है। और इसमें था कि पैसा फ्यूचर में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। तो डाउट होता है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटे। चल सकते हैं आगे, और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो कह रहे गुड्स गिवन एज ड्राइंग, जैसे मैं बता रहा था आपको, विजुलाइज करवाना बता रहा था कि ड्राइंग कैसे होता है। मान लीजिए मेरी फर्नीचर की शॉप है, अब मैंने एक सोफा बनाया, बहुत ही बढ़िया सोफा बन गया, मैंने कहा भाई इसको तो घर पे लेके जाऊंगा, तो मैं उसको घर पे ले आया, तो वो गुड्स गिवन मतलब ड्राइंग्स हो गई। या चैरिटी, कई लोगों का विश्वास होता है कि जो भी हमारे साल की पहली मैन्युफैक्चरिंग होगी या पहला हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसको हम लोग चैरिटी की तरह गरीबों में दे देंगे, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी हो गया। या आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सुना होगा, ये तो आप देखते ही हो, स्कूल्स के बाहर आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं, स्कूल के बाहर आपको रजिस्टर्स मिलते हैं इंस्टीट्यूट्स के, स्कूल के बाहर आपको जूट बैग मिलता है। थोड़ा टाइम आने वाला है, शायद राशन वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप देखते हैं ना, स्कूल के बाहर इतनी सारी लाइन लगी होती है, पीटीएम के अंदर, रिजल्ट के अंदर, जब रिजल्ट आता है आपका तो काफी सारे इंस्टीट्यूट के ब्रोशर्स होते हैं, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के
पैम्पलेट्स होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, देन उसके बाद जूट बैग्स भी कई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर प्रोवाइड करते हैं। बच्चा फिर भी ट्यूशन वहीं लगाता है जहां पर उसको लगानी है। तो मतलब फिर भी काम तो है, करते तो हैं ही लोग, है ना। और वो भी मिलता है, क्या नाम है आपका, जो छोटी बुकलेट्स होती हैं, फॉर्मूला बुकलेट्स होती हैं, वो भी काफी सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो भी क्या एक तरीके से एडवर्टीजमेंट ही तो है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है कि आप हमारी बुक को पढ़ के देखो, हमारे जूट बैग को इस्तेमाल करके देखो। जूट बैग से तो कोई वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ एडवर्टीजमेंट में भी उस चीज को यूज किया जाता है, क्योंकि जब से प्लास्टिक बैन हुई है तब से जूट बैग जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यूज इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट, कई बार क्या होता है हम गुड्स को इस्तेमाल करके फिक्स्ड एसेट बनाने का काम करते हैं। ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, दूं एक बारी। जैसे मान लीजिए कि हमारी फर्नीचर की शॉप है, तो एक सोफा होगा जो हमारे गोडाउन में पड़ा होगा बेचने के लिए, लेकिन अब जहां पर वो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, उसके ऑफिस में भी तो सोफा पड़ा होता है जहां पर क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, बैठते हैं। आपको पता है जो शोरूम के अंदर फर्नीचर वाली शॉप है, फर्नीचर वाली शॉप के शोरूम के अंदर सोफा पड़ा होगा वो तो उसके लिए गुड्स होगा, लेकिन अगर उसके ऑफिस में कोई सोफा पड़ा होगा वो बेचने के लिए तो नहीं है, वो यूज करने के लिए है। तो वो सोफा जो उसके ऑफिस में पड़ा होगा वो आपका फिक्स्ड एसेट होगा। तो कई बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है, फर्नीचर वाले क्या करते हैं, अपना ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके अपने ऑफिस का फर्नीचर जो है सेटअप करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी फर्नीचर शॉप के ऑनर से मिलते हो और उसका ऑफिस ही गंदा सा होता है, तो क्या आप उसकी शॉप से कुछ खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो यूज इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट। स्टार्ट करें ड्रॉइंग्स। तो जब आप ड्रॉइंग्स कैश की करते थे तो एंट्री क्या होती थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो अगर आप ड्रॉइंग्स गुड्स की करेंगे तो यहां पर एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब बच्चा कह रहा है सर आपने परचेज को क्रेडिट क्यों किया? सर यहां तो गुड्स आना चाहिए था। बेटे मैंने आपको कहा था गुड्स की जगह पे क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब ध्यान से सुनना, क्या ये मैंने क्या बोला, क्या क्या यूज होते हैं वर्ड, परचेज, गुड्स के लिए क्या क्या यूज होता है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मुझे पहले आराम से बताना, क्या ये सेल्स है? इफ यू आर विड्रॉइंग योर गुड फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, क्या ये सेल्स है? नहीं। क्या ये परचेज रिटर्न है? नहीं। क्या ये सेल्स रिटर्न है? नहीं। क्या ये परचेज है? सर है तो ये परचेज भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जब आप गुड्स को परचेज करते हो, जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो अपनी बुक्स में उसको डेबिट करते हो, क्या लिखते हो, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अगर वही परचेज किए गए गुड्स, वही परचेज किए गए गुड्स अगर हमारे बाहर जाते हैं बिजनेस से, फर्म से, लेकिन वो सेल नहीं हो रहे, जैसे मान लो मैंने अपने पूरे साल में 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए, उसमें से 20,000 रुपीज के गुड्स जो थे वो ऑनर जो था वो पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो 1 लाख में से 20,000 हटा दो, कितने रह गए, 80,000। 80,000 को ही तो सेल करोगे ना, तो 80,000 वाले ही गुड्स आपके परचेज में माने जाएंगे। कहने का मतलब जैसे मैंने पूरे साल में 1 लाख के गुड्स परचेज किए, अब उसमें से 20,000 के गुड्स जो थे वो ड्रॉइंग्स हो गई, तो 20,000 की ड्रॉइंग्स हो गई और परचेज कितने की हो गई, 80,000 की। रीजन क्योंकि परचेज का मतलब ये होता है वो वाले गुड्स जो आगे रीसेल होंगे, और अगर उन्हीं में से 20,000 ड्रॉइंग्स हो गई तो वो रीसेल तो नहीं होंगे, तो इसीलिए परचेज में से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि परचेज को डेबिट करना मतलब एक्सपेंडिचर होना, लेकिन वही गुड्स किसी और पर्पस के लिए लगना तो परचेज नाम के एक्सपेंडिचर का रिडक्शन। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, और यहां पर हमेशा बेटा कॉस्ट प्राइस यूज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पर्सनल यूज के लिए ऑनर लेकर जाएगा तो अपने आप से थोड़ी प्रॉफिट कमाएगा, तो हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा, 10,000 पे। तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस 10,000। कुछ नहीं है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम लोगों ने गुड्स परचेज किए थे उनमें से गुड्स कुछ चले गए और वो गुड्स क्या बन गए, ड्रॉइंग्स बन गए। तो अगर परचेज में आया तो परचेज डेबिट किया, और अगर परचेज गुड में से कुछ गया तो परचेज को क्रेडिट कर दोगे। ड्रॉइंग्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक बात बताइए, अगर आप ड्रॉइंग्स करते हैं तो ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस होती है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट वाला माइनस हो रहा है तो कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि कैपिटल अकाउंट में अगर आपका कोई एडजस्टमेंट होता है
जैसे अगर आपकी कोई इनकम हो रही थी तो इनकम का नाम आया, अगर कोई एक्सपेंस था तो एक्सपेंस का नाम आया था। और वैसे ही अगर ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस करता है तो यहां पर आना क्या चाहिए था, कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन कैपिटल की जगह पे अगर उसका हम नाम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हमारा वो प्रेजेंट हो पाएगा, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट किया। और सिंपल सी बात है, ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और अगर ऑनर बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे और नाम आ जाएगा ड्राइंग्स। लास्ट में ड्राइंग्स को कैपिटल में से ही माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो पूरे साल में वो ड्राइंग कैश की भी कर सकता है, वो गुड्स की भी कर सकता है, वो फिक्स एसेट की भी कर सकता है। तो सबको पहले रिकॉर्ड कर लो, फिर लास्ट में बिल्कुल सारी ड्राइंग्स मिलाकर कैपिटल में से माइनस करा देना। ये परचेज क्रेडिट क्यों है ये समझ में आ गया। मतलब ये है कि अगर आपने गुड्स परचेज किए तो डेबिट हो गया, वही परचेज किए गए गुड्स अगर ड्राइंग्स बन गए तो परचेज में से हट जाएगा और ड्राइंग्स में चला जाएगा। तो ड्राइंग्स में चला जाएगा तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया, परचेज में से हट जाएगा तो परचेज को क्रेडिट कर दिया। परचेज में से हट जाएगा मतलब समझ गए कि अब ये जो गुड्स हैं वो परचेज नहीं है, वो ड्राइंग्स में चले गए, क्योंकि वो आपके रीसेल नहीं किए जाएंगे, वो अब पर्सनल यूज के लिए चले गए। परचेज में से हट गया क्योंकि ये गुड्स कभी ना कभी तो परचेज ही किए थे, तो हट गया और किस में चला गया, ड्राइंग्स में चला गया। चैरिटी, तो चैरिटी भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस ही है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैरिटी होता है, सारे एक्सपेंस है। तो एंट्री आ जाएगी बेटे चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। अच्छा अमाउंट कितना आएगा, अब किसी को आप चैरिटी देते हो क्या प्रॉफिट कमाते हो, नहीं ना, किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 10,000। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कई स्कूल्स में इसका नाम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कई स्कूल में इसको एडवर्टीजमेंट के नाम से यूज करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी आपका एक एक्सपेंडिचर है, तो यहां पर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट फिर से वही बेटे 10,000। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट, मैंने अपने गुड्स को इस्तेमाल करके फिक्स्ड एसेट बना दिया। बहुत ही प्यारा एग्जांपल, किसी फर्नीचर वाली शॉप वाले व्यक्ति ने जो उसके बाद लकड़ी रखी हुई थी, वुड रखी हुई थी, उसी वुड को, उन्हीं कीलों को, उसी फेविकॉल को इस्तेमाल करके अपने ऑफिस में रखने वाला सोफा बना दिया। एक फर्नीचर की शॉप है, अगर उसके शोरूम के अंदर कोई सोफा रखा है तो वो उसके लिए गुड्स है, और अगर उसके ऑफिस में कोई सोफा रखा है जहां पर क्लाइंट बैठते हैं, कस्टमर बैठते हैं, लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो सोफा उसके लिए कौन क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। कहने का मतलब जिसको रीसेल पर्पस के लिए रखा होता है, जिसको बेच के प्रॉफिट कमाने का पर्पस होता है, वो होते हैं गुड्स, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने का पर्पस होता है वो होते हैं बेटे फिक्स्ड एसेट। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट आपके बन गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी फर्नीचर की शॉप नहीं होती, आपकी स्टेशनरी की शॉप होती, तो भी तो आप ऑफिस में सोफा लगाते ना, तो मार्केट से खरीद कर लेकर आते, तो एंट्री क्या करते, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बस यहां पर क्या हुआ, कैश नहीं गया, परचेज किए हुए गुड्स चले गए, तो एंट्री क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अब क्या जब अपने ही खुद के ऑफिस के लिए फिक्स्ड एसेट बनाओगे तो क्या प्रॉफिट कमाओगे, सिंपल सी बात है। गुड्स गिवन एज ड्राइंग्स, पहली बात तो यह है कि गुड्स जा रहे हैं, सारे केसेस में गुड्स जा रहे हैं। गुड्स आए कहां से थे, परचेज करके, परचेज किए थे तो डेबिट किया था, अब वो गुड्स जा रहे हैं, तो हर केस में परचेज क्या होगा, क्रेडिट। तो टू परचेजेस टू परचेजेस टू परचेजेस टू परचेजेस, ये कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, नहीं, ये ड्राइंग्स में जा रहे हैं तो ड्राइंग्स डेबिट, चैरिटी में जा रहे हैं तो चैरिटी डेबिट, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट बनने में जा रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट डेबिट। समझ पा रहे हो बात को बेटे, फेस टू फेस की क्लास से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी शक्लें नहीं दिख रही ना, पता नहीं चल रहा तुम्हें समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल पे जो है पूछ सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, हर जगह पे इसका रेलिवेंस है बेटे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप और पर्सनल कॉल के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। प्लस आपको एक मैसेज भेज रखा है बेटा कि आपको एक थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधे एक मिनट का टाइम निकाल लीजिए। आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा मेरी तरफ से कि कॉमर्स पाठशाला का जो हमारा पेज है
उस पर आपको अपना एक फीडबैक देना है। देखिए, मानता हूं कि आप फेस टू फेस हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, बट उम्मीद करता हूं कि हमारे एफर्ट्स जो है आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी सर्विसेज जो है आप तक पहुंच रही हैं, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो आपका डाउट टेकिंग हो, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, किसी भी तरीके की चीजें हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो फेस टू फेस वाली चीजें हैं, चाहे वो आपके लाइव सेशन हो, इंटरेक्टिव सेशन, चाहे वो आपके प्राइजेस हो, गिफ्ट्स हो, हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी आगे चीजें लाएंगे, चेंजेस करेंगे, ताकि आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटी कॉमर्स पाठशाला की तरफ से मिल पाए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना 1 मिनट निकालिए, जैसा भी आपको लगा हो कि मैं, शीना मैम, जितनी भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन हुई है, तो प्लीज अपना उस पर जो आपको मैसेज कर रखा है उस पर रेटिंग अपनी दीजिए और अपना एक फीडबैक, प्यारा सा मैसेज जो हमारे लिए हमेशा के लिए मेमोरी बनेगा, यादगार बनेगा, वो प्लीज अपना एक बारी करिए। थैंक यू सो मच।